हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त दुरुस्त होंगे। आज बाबू हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। देखिए, डिटर्मिनेंट्स का पहले ही क्लास स्टार्ट हो चुका है जिसमें से हम लोग कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक क्लास करवाया गया था बाबू, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे हम लोग कि एमसीक्यू क्वेश्चन और किस किस तरह का बन सकता है। आज बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे वापस से, लेकिन किस किस तरह का और नया नया वैरायटी क्या हो सकता है क्वेश्चन का, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते देखते क्वेश्चन में। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो है सो 10 आई के इक्वल है, तो हमको पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप लोग, वो पता होना चाहिए। यह चीज आपको बताया भी है। वो क्या है बाबू कि अगर ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में आई के इक्वल होता है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई के इक्वल होता है। अब देखिए, इसका वैल्यू तो दे रखा है, क्या दे रखा है 10i, तो ए के जगह पर डिटरमिनेंट ऑफ ए के जगह पर क्या 10 है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है बाबू लोग सो मेरा कितना दे रखा है 10, है ना। ये यहां से निकल गया। उसके बाद हमको वैल्यू निकालने किसका बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका वैल्यू निकलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, है ना। अब ये n क्या होता है बाबू लोग, तो n ऑर्डर को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑर्डरवा कितना बचवा लोग, तो ऑर्डरवा 3 ऑर्डर का है, तो 3 में एक जगह कितना बचेगा 2। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू आप लोग को ये छोटा सा कंसेप्ट था वो पता होना चाहिए। जब ये फॉर्मूला पता रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आप लोग बताइएगा बाबू कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको जो कंसेप्ट करवाया उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप देखिए वैसा तो होता नहीं है कि जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसका, मगर मान लीजिए डिटरमिनेंट का एक कंसेप्ट पढ़ाया आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपका जितना भी डिटरमिनेंट से क्वेश्चन भिड़ेगा तो सब एग्जैक्ट भिड़ ही जाए। कुछ कुछ भिड़ता है, कुछ कुछ नहीं भिड़ता, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है भिड़ ही जाता है। शायद भाई एक दो ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें नहीं भिड़ता, तो वो जो बाबू क्वेश्चन ही आपको सिखा के जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम बन सकते हैं और इसको हमको इस तरह का सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत, जो चीज अगर कंसेप्ट के क्लास में नहीं बताया गया उसका मतलब वो क्वेश्चन में के थ्रू ही समझ में आएगा आपको, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब ये क्या बोल रहा है बाबू कि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो हमको पूछा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, ये तो हम बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, तो आपको अपने मन से कोई सा भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए। मान लिया हम एक कोई मैट्रिक्स कोई सा भी ले ली बाबू, अब वो होना क्या चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये याद रखिएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1 2, फिर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 -2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3, ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका 0। ये कोई एक मैट्रिक्स मान लिए जो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख लीजिएगा ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये चीज मान लिए। अब क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इक्वल किसके इक्वल होगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं बाबू। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 इनटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा +6, है ना। फिर ये +2 और उसी तरह ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, तो ये क्या बनेगा 3 और -0, तो ये हो गया 3। अब ये क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6, -6 +6 क्या होगा 0। अब देखिए, हम एक मैट्रिक्स लिए हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका हम वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट की है उस मैट्रिक्स का, तो क्या निकल गया 0।
अब बात आता है यहाँ कि गुरुजी हम एक मैट्रिक्स से कैसे निर्णय कर सकते हैं कि ये हमेशा 0 ही आएगा। तो देखो ऐसा तो कर नहीं सकते आप, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के थ्रू तो जा सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू इसलिए जा सकते हैं बाबू कि यहाँ जैसे यह लिखा हुआ 3 9 27, अब देखिए ये जो 3 9 27 लिखा हुआ तो ये पार्टिकुलर कोई नंबर आ सकता है, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 3 9 27 से बाबू ये पार्टिकुलर को डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स लेंगे उसी केस में आ सकता है, इस सब में नहीं आ सकता। लेकिन 0 जो है सो आ सकता है, किसमें भी 0 जो है सो आ सकता है, सभी में भी। इसीलिए हम लोग ऑप्शन 0 है किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और देखिए ये आपको करके देखना है, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक तो किए एक दूसरा उदाहरण लीजिए। ये जो आपका 3 9 27 लेकिन बाबू ये पर्टिकुलर को ऐसा डिटरमिनेंट लगे तो उसी केस में 9 आएगा, 27 आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये मैक्सिमम जो है ना, आपको मैक्सिमम क्या चीज रिजल्ट ही होता है, ये याद रखना एज इट इज है। लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि वाकई में रिजल्ट सही है कि नहीं, तो आप 3/3 ऑर्डर का कोई सा भी एक स्क्यू मैट्रिक्स लो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, 110% है बाबू कि वो हमेशा आपका 0 के इक्वल होगा, है ना। अब ये आप देखिए, ये तो हम आपको करके दिखाएं एग्जांपल के थ्रू, आपको एक एग्जांपल और लेना है, और जब एग्जांपल लिया सेटिस्फाई करा दे तो आपको एज अ रिजल्ट के तौर पर याद रख लेना है इसको। अब ये बताइए बाबू, कंसेप्ट के क्लास में तो बताया नहीं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन सिखा के गया कि क्या सिखा के गया कि कोई सा भी मैट्रिक्स का कोई सा भी एक स्क्यू मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमेशा वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कंसेप्ट क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको जितना भी चीज बताया जा रहा वो क्वेश्चन में मिले है। मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है, लेकिन जो नहीं मिलता है वो आपको क्वेश्चन ही सिखा के जाएगा कि हम इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं और हमको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, समझ में आया। अब ये रिजल्ट आप लोग 1-2 को एग्जांपल और लीजिएगा, जब ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना कि कोई सा भी एक स्क्यू मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ये दे रखा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द लैम्डा इज इक्वल टू। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए, 0, है ना। मतलब इसका अगर डिटरमिनेंट निकाला बाबू तो ये 0 के इक्वल आएगा, उसी को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। ये क्या जाएगा, 4 दें का 40 और माइनस का 8 बचे का 40, ये हो गया प्लस फिर माइनस का 3। उसी तरह ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो ये हो जाएगा 2 दहा का 20, 2 दहा का 20 और 8 तिया का 24, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस का 2, लैम्डा प्लस का 2, लैम्डा प्लस का, इसको हल्का नीचे लिख देते हैं ना, प्लस का लैम्डा प्लस का 2। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, 2 पच्चे का 10 और माइनस का 2 पच्चे का 10 माइनस का 4 तिया का 12, है ना। अब ये क्या बोला बाबू, ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेगा वो 0 के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल रख दिए। अब इसको सॉल्व के लैम्डा का वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना बाबू, ये 40 माइनस 40 करेंगे तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 20 में 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 और माइनस को 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, माइनस पहले से बैठा तो हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ लैम्डा से मैं यहाँ देखिए 10 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा माइनस का 2 लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहां से देखो बाबू 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 8, है ना। 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा और यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया, 2 चौका 8। अब देखिए लैम्डा का वैल्यू निकल गया 4, किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए ये कांसेप्ट क्लास में बताए थे बाबू, क्या बताए थे कि कोई सा भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 110% है कि उसका डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा, ये बताया गया था कि नहीं। तो ये आपको कांसेप्ट के थ्रू पता चल गया, समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है 3 ऑर्डर का, इस प्रकार कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है -1 के इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है 3 के इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू में ए बी किसके इक्वल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा तरीका बाबू, डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू में ए इंटू में बी पूछ रहा है। अब देखिए याद रखिएगा कोई सा भी डिटरमिनेंट में
डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट को अगर बाहर निकालते हो डिटर्मिनेंट से बाबू, तो हमेशा, जैसे ये 3 कांस्टेंट है, तो 3 को इस डिटर्मिनेंट से अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो इसके पावर में हमेशा जितना ऑर्डर रहता है उतना लिखाता बाबू। ऑर्डर वह है कितना, तो 3 ऑर्डर का है, तो उसका चुंदिया पर 3 लिखाएगा। मान लीजिए इसका ऑर्डर वह 3 2 रहता तो इसको चुंदिया पर 2 लिखाता। मान लीजिए इसका ऑर्डर 1 रहता तो इसके चुंदिया पर 1 लिखाता। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट को अगर बाहर कर रहे हैं उस डिटर्मिनेंट से, तो उसके पावर में हमेशा उसका ऑर्डर लिखाता है ना। तो इसका ऑर्डर क्या था, तो 3, तो 3 बाहर कर दिए। और यहां बस क्या क्या बाबू, तो यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर दिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर दिए, 3 के पावर 3 कितना होता है 27। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है बाबू, इसको हम लोग अलग अलग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। ये हो गया आपका 27। अब इसका वैल्यू दे रखा, पुट कर दीजिए बाबू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा, -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है सो दे रखा 3। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 7 × 1 = 21 और 3 दूनी का 6 और 2 8 81। माइनस का साइन है तो माइनस का 81 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या करा कि इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स इज 11, then the value of the square of the determinant formed by the cofactor will be। अब ये क्वेश्चन को खाली वैसे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं। क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11। थर्ड ऑर्डर का कोई सा भी डिटर्मिनेंट है बाबू, उसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 11। ये 11 दे रखा है ना। अब ये कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो 121 के इक्वल होगा। बच्चों लोग ये खाली लास्ट में जोड़ दिया परेशान करने के लिए कि फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर, लेकिन इससे परेशान होना नहीं है। हमको मिला जुला के कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 121 के इक्वल। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 121 दे रखा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो सब 4 ऑप्शन में वो सही है। देखिए पहले क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये तो पूरा दुनिया जानता है कि डिटर्मिनेंट जो है सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दूसरा का ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है सो एक नंबर है जो एसोसिएट करता है एक मैट्रिक्स को, ये भी सही है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट करता है टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है, गलत बात है ये। और नन ऑफ दिस। देखिए बाबू सबसे अच्छा सुटेबल ऑप्शन कौन बैठ रहा है, सो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है बाबू, हम बताए थे डेफिनेशन में भी, और आप लोग सॉल्व करते तो एक नंबर ही आता है पर्टिकुलर। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कहां से एसोसिएट होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी का डिटर्मिनेंट निकाला सकता है। ये बात तो पता होगा आप लोग को, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल नहीं सकते हम। तो पहले का ऑप्शन में कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो गलत बात है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, वो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता नहीं है ना। तो पहले का ऑप्शन में गलती है। लेकिन दूसरा का ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो एक नंबर है जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स को, एसोसिएट टू अ मैट्रिक्स ना, तो ये भी गलत है। ये एक मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ले लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, हम ले लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ की बोल रहा एसोसिएट टू अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को कोई से भी ले सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ले लिए जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो, तो वहां से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, एकदम नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा का ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है एक नंबर है जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये बात सही बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है एक नंबर ही होता है जो कहां से एसोसिएट होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, एकदम बात सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स है, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा सो पूछ रहा है। अब इनवर्स के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ एक्स, ये हो गया एक्स, ये कॉलम और ये रो, तो हो जाएगा वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आ गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए इसका निकालते हैं हम लोग क्या चाहिए, कोफैक्टर निकालेंगे एडजॉइंट के लिए, तो कोफैक्टर निकालते हैं C11 क्या होगा, तो C11 क्या होगा बाबू लोग, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा वाई जेड, तो हो गया मेरा वाई जेड। अब यहां देखिएगा आराम से C12,
तो C12 में माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ एक काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये आपका जीरो आ गया, तो माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 3 करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका जीरो के इक्वल आ गया। देखिए ये रो ये कॉलम, तो ये जीरो। अब देखिए बाबू ये आपका जो है ये C11 C12 C13, इसी तरह जो आपका C21 निकालेगा बाबू लोग, तो C21 जो है सो ये भी आपका जीरो के इक्वल होगा। C22 जो है बाबू वो आपका किसके इक्वल होगा, तो ये कोई नंबर होगा। देखिए यहाँ ये कॉलम ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे, ये रो ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो बनेगा XZ और माइनस का जीरो, तो ये बन जाएगा XZ। और उसी तरह अगर हम C23 निकालेंगे बाबू लोग, तो ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, है ना, जीरो के इक्वल। देखिए निकाल के, उसी तरह से C31 निकालिए, फटाफट निकालिए। जैसे बाबू यहाँ देखिए एलिमेंटो सिर्फ डायगोनल में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब सब एलिमेंटो जो कोफैक्टर निकालेंगे तो सभी मेरा जीरो के इक्वल होगा। ये निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम ये जीरो। उसी तरह से 32 निकालिएगा तो वो भी आपका जीरो आएगा। और C3 निकालिएगा C33 तो ये आपको कोई नंबर आएगा, देखते कौन सा नंबर आएगा, ये रो ये कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा XY, ये आ गया मेरा X और Y। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कोफैक्टर निकाल दिए। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बाबू, तो आप हमको उतना रामायण कथा लिखना थोड़े ना, ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन आपको शॉर्टकट चलना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चे वालों, आप पेजों भरने से नंबर थोड़े मिलेगा। क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है XYZ, और इनटू में क्या होता है, तो इनटू में होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये जो कोफैक्टर वाले के इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो ट्रांसपोज यही करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा YZ, ये जो आप रो में लिखे ये कॉलम में लिखा जाएगा YZ 0 उसी तरह यहां से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका XZ और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और उसी तरह यहां जाएगा 0 और ये हो जाएगा XY, है ना। अब देखिए यहां, अब देखिए बाबू ये तो ऐसा ऑप्शन में दे रखा क्या 1 बाय XYZ नहीं दिया रखा, X इस तरह दे रखा। अब देखिए अगर इससे हम डिवाइड करेंगे बाबू सभी में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाय X, यहाँ बच जाएगा 1 बाय Y और यहाँ बच जाएगा 1 बाय Z। अब देखते हैं किस नंबर ऑप्शन में, डायगोनल एलिमेंट में मतलब मेरा बच जा रहा 1 बाय X 1 बाय Y 1 बाय Z, किस नंबर ऑप्शन में देखते हैं। हाँ देखिए इसी में x के पर -1 का मतलब क्या चाहिए, 1 बाय X ही लिखा हुआ है ना, इसी का मतलब होता है बाबू x के पावर -1, तो ये हो गया 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z, तो ऑप्शन नंबर ए पे चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका है। अब ये आपको इतना तामझाम करना है नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका कोई सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में है सिर्फ नंबर को प्रेजेंट रहेगा बाबू, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर सारे जीरो रहेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका डायगोनल एलिमेंट में कोई नंबर आएगा, बाकी सब कोफैक्टर जो कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो उसका डायगोनल एलिमेंट का जो कोफैक्टर बनेगा 1 1 2 2 3 3 3 इसी में कोई नंबर आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सारा चीज क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ए बी सी जो है सो डिस्टिंक्ट है एंड इतना जीरो के इक्वल है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हम आप लोग को बताएं प्रॉपर्टी में बाबू कि कोई सा भी किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम को अगर वो समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए समेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग दो अलग अलग समेशन के डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा बताएं प्रॉपर्टी, मतलब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ये आपका ए बी सी, फिर क्या आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर क्या 1 1 1, फिर प्लस का, फिर क्या है ये ए बी सी, और फिर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर आपका ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, है ना। ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना बाबू। अब देखिए इसको सॉल्व, और इतना जो है से किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल, ये जो है सो जीरो के इक्वल दे रखा। अब देखिए बाबू यही सवाल का सा तामझाम करते हैं, क्या करते हैं सो देखते जाइएगा। अब देखिए इसमें बाबू सभी में ए है, इसमें सभी में बी है, और इसमें सभी में सी है, दे रखा बाबू। तो हम क्या करते हैं, इससे जो हमसे ए बी सी कॉमन कर लेते हैं। अब अच्छा नेक्स्ट में कर देते हैं। अभी देखिए इसमें तो कुछ काम हम नहीं कर रहे, इसमें छेड़छाड़ करते, इसी को चेंज करते हैं। इसमें हम ए बी और सी तीनों कॉमन कर लिए। एक किससे कॉमन किए, तो फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से ए कॉमन के बाबू, तो क्या बचा ए 1 ए और ए स्क्वायर बच गया, है ना। सेकंड रो से बी कॉमन किए बाबू, तो यहां क्या बच गया 1 बी और बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर। और थर्ड रो से सी कॉमन के बाबू लोग, तो यहाँ क्या बच गया 1c और सी स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू लोग, इसका शकल मैच कर रहा है। खाली दिक्कत ये है कि सर ये अलग रो में अलग कॉलम है और ये अलग रो ये अलग कॉलम में है। तो देखिए क्या करते हैं, समझिएगा। हम इसको क्या करते हैं बाबू, इसको दो बार इंटरचेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो ए बी सी फर्स्ट में, तो R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, नहीं C1 और C2 को। जब C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे बाबू, तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई कॉलम को इंटरचेंज करता है आपस में, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा। कब बाबू, जी ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। कब आएगा नेगेटिव का साइन, कब नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये नेगेटिव का साइन आएगा जब आपका ये यहां आ जाएगा और ये उठकर यहां चला जाएगा। अब देखिए समझते जाइएगा, ए बी सी मेरा फर्स्ट में आ गया है ना, ए बी सी मेरा फर्स्ट में आ गया बाबू लोग, ए बी सी मेरा फर्स्ट में आ गया और ए बी सी फर्स्ट में आ गया, और ये जो 1 1 जो है सो सेकंड में चला गया। यहां तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब यहां तो एक चीज मैच कर गया ससुराल, लेकिन यहां दिक्कत है कि 1 1 जो लास्ट में दिया है, तो इसको भी इंटरचेंज कर देते हैं। जब C2 और C3 को भी इंटरचेंज करेंगे बाबू, तो साइन पॉजिटिव मतलब चेंज हो जाएगा। तो साइन में है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये सब आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। मतलब ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है सो मेरा यहां आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 1 1 जो है सो यहां चला जाएगा, है ना। अब देखिए दोनों का शकल मैच कर रहा है। दोनों का शकल जब मैच कर रहा है बाबू, तो दोनों में से ये चीज वो कॉमन कर लेते हैं हम, है ना। दोनों में से ये चीज कॉमन कर लेते हैं। जब ये चीज कॉमन कर लेंगे बाबू, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया 1 1 1। दोनों में ये चीज कॉमन कर ले बाबू, तो इसमें बचा क्या, बच गया 1 प्लस का, और यहां क्या बच गया ए बी सी, और ये तो दे रखा बाबू 0 के इक्वल, तो ये हो गया आपका 0 के इक्वल। अब देखो बाबू, हमसे पूछ रहा है एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग, तो एबीसी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एबीसी का वैल्यू यहां निकल जाएगा -1 के इक्वल है ना। अब -1 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो -1 जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये चीज सब चीजें बाबू, ये सब एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो करके दिखाना ये बेटर नहीं रहता है, क्योंकि इसमें आप जितना भी शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो, ये आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं वो वाकई में सही है कि नहीं। एग्जामिनर इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आप ढापा ढापी भी कर सकते हैं। ढापा ढापी मतलब समझ रहे हैं ना, चोरी डकैती, लेकिन करना नहीं है। वो क्या पता आपका जो साथे बैठल है वो पहल के वर्मा में हो सकता है 3 बार पहले फेल हो चुका हो, चौथा बार बैठल होगा, इसलिए ढापा ढापी नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a = इतना दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा। अभी तुरंत बताया बाबू, ये क्या लिखा, डिटरमिनेंट लिख दिया, लेकिन मिला जुला के ये कहा क्या रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, है ना। और अभी तुरंत हम आप लोगों को क्या बताया बाबू कि ये किसके इक्वल होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर में n-1, है ना। n कितना ऑर्डर का बाबू, तो 3 ऑर्डर का है ना। ये 3 ऑर्डर का है, तो 3 में एक जगह कितना बचेगा, 2, डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। अब हमको मिला चलो कि यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे बाबू, तो किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ ये हो गया आपका a, है ना, ए, ये रो ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे, तो ये क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस का 0, और ये तो सारा आपका 0 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, a के पावर 3, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू आ गया a के पावर 3। अब यहां देखिए बाबू, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, a के पावर 3, और उसका भी पावर क्या दे रखा है, 2, तो ये क्या हो गया, a के पावर 6, है ना। अब a के पावर 6 किस नंबर ऑप्शन में, तो a के पावर 6 जो है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिना पेन पेपर उठाए एकदम आंसर बन जाएगा तुरंत, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a इतना दे रखा, तो हमसे पूछ रहा है a इनवर्स क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम क्यों लिखे इनवर्स वाला 2/2 ऑर्डर का, तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए लिखे बाबू कि इसको आप लोग जो है ना एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, एक लाइन में दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। अब एक लाइन में दे सकते हैं, एक लाइन में दे सकते थे, लेकिन आपको फॉर्मूला लिख के हम दिखा दिए।
1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा बाबू, 2 चौका 8 और प्लस का 3 तिया 9, 2 चौका 8 प्लस का 9, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 लिख दिए। अब यहां निकालना हमको एडजॉइंट ऑफ ए। हम बताए थे बाबू कि 2 बाय 2 ऑर्डर का एडजॉइंट तुरंत निकाल सकते हैं। क्या करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप इंटरचेंज कीजिए। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे बाबू तो 4 यहां चल जाएगा और 2 यहां चल जाएगा, है ना। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 3 और ये बन जाएगा प्लस में 3 है तो बन जाएगा माइनस में 3। ये हो गया मेरा क्लियर में आंसर। समझ में आया क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है बाबू उसको आपस में इंटरचेंज कर देना है और जो नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट है उसको क्या करना है, तो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में 1/17 1/17 4 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 दे रखा ना। यहां देखिए 1/17 4 3 और माइनस का 3 2, ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है सो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या करा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना आपको सबसे पहली बार तो बना रहे तो आपको क्या करना होगा, कोई एग्जांपल लेके ही करना होगा। एग्जांपल लेके 1-2 कीजिए, आपको जब वो वेरीफाई हो जाएगा फॉर्मूला तो आपको एज इट इज रट लेना है उसको, है ना, एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर। अब यहाँ क्या बोला कि ए इनटू में एडजॉइंट क्या लिखा है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल होता है। तो कोई हम एक मैट्रिक्स लें बाबू, मान लिया हम ले लिए 1 2 2 1, है ना। कोई एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 2 1, कोई दिक्कत है ना, या 2 3 ले लेते हैं, 1 2 2 3 कुछ ले लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ले लेना क्या, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 1 2 और ये चल जाएगा 2 यहाँ और ये हो गया 3, है ना। कोई दिक्कत है ना बाबू। चलिए जी यहाँ हो गया 1 2 और ये हो गया 2 3। अब यहाँ क्या दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करते देखते क्या आता है। गुना करेंगे बाबू तो इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूनी का 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। इसको इसी तरह इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 तिया का 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। इसको इससे कीजिए 2 एकम 2 और 3 दूनी का 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। उसी तरह इसको इससे कीजिए तो 2 दूनी का 4 और 3 तिया का 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। ये बन गया मेरा ए इंटू में ए का ट्रांसपोज के, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए इसको देखिए अभी रिजल्ट को, अब ये रिजल्ट को देखिए इधर से मैच कीजिए। अब ये कभी यूनिट मैट्रिक्स बन सकता है, एकदम नहीं बन सकता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, चेक करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब इसको जो आप किसी एक कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ये पी है तो पी का ट्रांसपोज कीजिए बाबू। पी का जब ट्रांसपोज करेंगे बच्चे लोग तो क्या आएगा, तो पी का ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 5 8 और 8 और 13, है ना। 5 8 और 8 13, 5 8 8 13 एकदम सेम मिल रहा है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया बाबू और वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर और बी ए मेरा करेक्ट हो गया। तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना। तो ये याद रखिएगा हमेशा बाबू, क्या याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, तो वो बनता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यहां से तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी बन ही नहीं सकता और डायगोनल मैट्रिक्स तो कभी बनेगा नहीं। समझ में आया। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द डिटरमिनेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू 0 इफ, अच्छा ये जो है सो डिटरमिनेंट ये 0 की इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ एबीसी में क्या चाहिए, एबीसी जो है एपीएम होगा, एबीसी जीपीएम होगा, एबीसी एचपीएम होगा और इस सब में से चारों में से कौन नहीं होगा, तीनों में से। तो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा ना बाबू कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आता क्या आखिर। तो क्या करते हैं बाबू, हम लोग जो है सो R3 में चेंजिंग करते हैं, क्योंकि R3 में इसलिए चेंजिंग कर रहे हैं ना कि अगर यहाँ इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सब दोनों में घटाएंगे तो ये 0 दे देगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो 0 दे देगा, इसीलिए हम लोग R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या चेंज करना बच्चों वालों, तो R3 में चेंज करना कि R3 में माइनस कर दीजिए, R3 में माइनस कर दीजिए। पहले R1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए R2 के साथ, है ना, और बाद माइनस करना है। दीजिए बाबू, ये R1 और R2 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 R2 जैसे हैं ऐसे लिख दीजिए। A है,
ये आपका b है और ये आपका ax प्लस का b है, ax प्लस का b है। उसी तरह R2 में क्या लिखा हुआ है, तो b लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है c और फिर लिखा हुआ है bx प्लस का c, bx प्लस का c, है ना। अब देखिए R3 में चेंज किए बाबू, है ना। R3 में क्या चेंज किए, सो देखिए R3 में चेंज किए हैं कि आप पहले R3 को R1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ax, है ना। अब उसे दोनों को जोड़ दीजिए, ax प्लस का b जोड़ दिए, अब इसमें से घटा दीजिए बाबू, तो x प्लस का b और x प्लस का b घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 हो गया। उसी तरह फिर करना R1 में x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया bx प्लस का c और bx प्लस का c में से घटाएंगे सेम बन गए तो ये भी 0 हो गया। उसी तरह यहाँ आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का bx, है ना। पहले x से मल्टीप्लाई करना ना R1 को, तो ये क्या बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx। अब इसे दोनों को जोड़ना, 0 से घटाना, तो 0 से घटाएंगे बाबू तो माइनस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का इंटू में क्या हो जाएगा, तो माइनस का इंटू में हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx और ये हो जाएगा फिर प्लस का bx और प्लस का c, है ना। ये प्लस का c ये किसके इक्वल दे रखा है, तो ये दे रखा है 0 के इक्वल। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू, बस सिर्फ अपना हम एक प्रॉपर्टी लगा दिए, अपने में से चेंज कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बाबू लोग। अब देखो, अब इसको जो है सो एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस माइनस 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 का एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c, एक्सपेंड करना है बाबू इसको, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ac माइनस का b स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। अब देखो हमको ऑप्शन में क्या दे रखा, हमको ऑप्शन में सिर्फ abc का जिक्र किया कि abc AP में, GP में कि HP में, तो abc देखिए इसे दोनों टर्म में इसमें आ रहा सिर्फ abc, तो इसी को क्यों ना सॉल्व करें हम। अब देखिए बाबू इतना बराबर 0 दे रखा, मतलब ये भी टर्म 0 हो सकता है, ये भी टर्म 0 के इक्वल हो सकता है, तो अगर इसको हम 0 के इक्वल मानेंगे बाबू, ac माइनस का b स्क्वायर अगर 0 के इक्वल मानेंगे बच्चों लोग, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा गुरुजी कि जो b स्क्वायर है वो मेरा निकल जाएगा ac के इक्वल हो गया। अब देखो बाबू, जब ABC अगर GP में रहता है तभी ना होता है कि बीच का स्क्वायर ये इक्वल होता है दोनों के गुणनखंड के इक्वल, है ना, दोनों के गुणनखंड के इक्वल और दोनों का गुणा के इक्वल, तो b का स्क्वायर मतलब बीच का स्क्वायर और दोनों के गुणा के इक्वल है कि नहीं बाबू, बीच का स्क्वायर दोनों के गुणा के इक्वल, एकदम जो एकदम कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में चले जाएंगे, क्यों ABC जो है सो मेरा GP में है, क्योंकि GP में ही ऐसा कहता है, क्योंकि जो बीच का नंबर आता है उसको गुणा कीजिए और जो फर्स्ट नंबर है, जो सबसे लास्ट नंबर है वो बीच का जो नंबर आता है उसको स्क्वायर कीजिए और जो फर्स्ट नंबर है जो लास्ट नंबर है उसको गुना कीजिए, वो आपस हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये किसको कहता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि उस केस में जो ABC है वो बनेगा आपका GP में, ये बात आप लोगों को पता है। तो ये क्या बन गया, तो ABC मेरा बन गया GP में, तो दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो इतना बराबर इतना दे रखा है, तुमको वैल्यू फाइंड करना k का वैल्यू क्या होगा सो फाइंड करना। अब देखिए इसमें बच्चा गलती की करता है, बाबू लोग अगर मैं कि आंकड़ा पर दिमाग लगता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ AB में है, यहाँ स्क्वायर है, कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा मस्त बाबू, कैसे करना सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा बढ़िया है, इसलिए क्योंकि यहाँ b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हमको यूज नहीं करेंगे, हम ये दिया कर जब इसको यूज नहीं करेंगे तो b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर को जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस का a स्क्वायर, तो यहाँ लिख देना है माइनस का a स्क्वायर, है ना। उसी तरह यहाँ लिख दीजिए आपका AB और ये लिख दीजिए आपका AC। उसी तरह यहाँ देखिए AB लिखा हुआ है तो AB लिख दीजिए, फिर यहाँ लिखा हुआ है c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका BC। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है AC, फिर लिखा हुआ है BC और देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर को हटा के क्या ले सकते हैं माइनस का c स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, इसको भी रहने देते हैं, हम लिखते नहीं। अब देखो यहाँ से समझिएगा बाबू, हम जो है सो R1 से a कॉमन किए, जब R1 से a कॉमन किए, समझिएगा एकदम बढ़िया से समझिएगा, है ना। R1 से हम a कॉमन किए, है ना। तो जब R1 से a कॉमन किए बाबू, और एक बात और समझिए, एक ही बार हम सब कॉमन कर लेते हैं, बात समझ जाइएगा। देखिए R1 से a कॉमन किए और R1 से और C1 से a कॉमन किए, तो R1 से a कॉमन किया, C1 से a कॉमन किए बाबू, तो यहां बच क्या गया, a स्क्वायर आ गया।
क्योंकि इधर से भी कॉमन आ गया ए एक बार और इधर से भी एक बार कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर निकल गया बाहर। अच्छा जी, उसी तरह देखिए हम b जो है सो कॉमन कर रहे हैं R2 से, R2 में b सभी में है, और C2 से भी कर रहे हैं क्योंकि C2 में भी b सभी में है। तो जब b R2 से भी कॉमन कर लिए, C2 से भी कॉमन कर लिए, तो यहां क्या बन गया b स्क्वायर। उसी तरह C देखिए, C जो बाबू हम R3 से कॉमन कर रहे हैं क्योंकि सभी में C है, और हम C3 से भी कॉमन कर रहे हैं C। तो जब C3 से और R3 दोनों से C कॉमन कर रहे हैं तो C स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब देखो अंदर बचेगा क्या, कसो देखिए बाबू, यहां दिमाग लगाना है। यहां अंदर यहां तो माइनस का स्क्वायर दोनों साइड कॉमन आ गया, एक बार इस साइड भी आ गया, एक बार इस साइड पे, तो यहां बच गया माइनस का 1। ये देखिए b तो कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया इस साइड से, b से इस साइड से कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1। यहां भी देखिए ac कॉमन आ गया, यहां बच गया 1, ab भी यहां भी कॉमन आ गया तो बच गया 1, और यहां भी कॉमन आ गया माइनस का b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और ये गया 1, यहां भी 1 और ये भी 1 और ये हो गया माइनस का 1। समझ में आया? यहां तक एक ही लाइन में कर दिए बाबू, समझदार हैं आप लोग, ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए बाबू, ये हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए ये हो गया आपका माइनस का 1, ये रो और ये कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1, 0 हो जाएगा, 0 हो गया, फिर माइनस का 1। उसी तरह देखिए ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम और ये रो, तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1, हो जाएगा माइनस का 2, फिर प्लस का 1। यहाँ देखिए ये कॉलम और ये रो, ये हो जाएगा 1 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो बाबू यहाँ सॉल्व किए तो यहाँ क्या आ गया, तो ये आ गया, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में माइनस का 1, तो प्लस का 2 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो ये आ जाएगा मेरा 4, ये आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और यहाँ RHS में तो लिख ही नहीं रहा है, तो RHS में क्या दे रखा है, तो RHS में दे रखा k a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, है ना। अब दोनों साइड इक्वेट करेंगे बाबू, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दोनों साइड है, तो इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू क्या निकल के आएगा 4। तो 4 किस नंबर में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस ये सब एक्सपेंड करना, डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा है नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन है घुमाने वाला, जिससे ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये दे रखा इतना इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ k इक्वल्स टू। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो आप लोग को बताएं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब भी इसका जो x y z का कोएफिशिएंट है बाबू, उसका डिटरमिनेंट जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी बोलेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो अब देखते हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, तो यहाँ जो है बाबू x का कोएफिशिएंट k है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, k है, y का क्या है 2, फिर है माइनस का 1। उसी तरह यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट है k माइनस का 1 और z का कोएफिशिएंट है माइनस का 2। यहाँ देखिए बाबू x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट भी 0 है और z का कोएफिशिएंट है k प्लस का 2, k प्लस का 2। ये आपका बाबू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब भी कहेंगे कि हमका ये जो है ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, ये आपका जो है सो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इधर से करते हो बाबू, क्योंकि इधर से मैक्सिमम नंबर मैंने 0 मिल रहा है, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा k प्लस का 2, है ना। अब देखिए ये रो इससे ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, या ऐसा कर दीजिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इसको ऐसा कर लिख दीजिए k इंटू में k माइनस का 1, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा बाबू। ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये आ गया k इंटू में k माइनस का 1 और इंटू में k प्लस का 2, है ना। ये आपका जो है सो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है सो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब देखो बाबू k का मान क्या रखेंगे जो 0 के इक्वल नहीं होगा बच्चा लोग, देखो यहाँ अगर माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 0 दे देगा, तो ये तो नहीं बनेगा। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ k का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 दे देगा, तो ये भी नहीं बना, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 1 रखेंगे तो भी 0 के इक्वल दे देगा, लेकिन जब माइनस का 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है सो 0 नहीं देगा। इसका मतलब k का मान जो है सो -1 रहेगा, तभी इक्वेशन जो है सो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो -1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बाबू? कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में एकदम नहीं तकलीफ होना चाहिए। याद रखिएगा जब भी कोई इक्वेशन आपका एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो तो 100% है बाबू किसमें x y z का जो कोएफिशिएंट है उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि लेट ए बराबर इतना दे रखा है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। तो हमको बताने सब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको बाबू, सॉल्व करते हैं। 1 ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन गया 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये बन गया प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा। यहाँ देखिए ये प्लस नहीं, प्लस का नहीं माइनस का ना, अल्टरनेट साइन चलता है, तो जगह माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा और ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ये हो गया 0 है ना। ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। फिर प्लस का 1 प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। यहाँ तक ये तो टर्म 0 बन गया, यहाँ बन गया 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी बन गया 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा कि यहाँ जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू को लाई करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, है ना। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो मिनिमम वैल्यू कितना दे सकता है माइनस का 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है 1 दे सकता है ना। अब इसका स्क्वायर करता हमको इसका इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन को बना के हमको इसका फॉर्मेट बनाना होगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे बाबू तो यहाँ क्या बनेगा 1। अब बताओ बाबू 1 जो है सो किसी एंगल से बड़ा भी रहा और छोटा भी रहा, ये गलत बात है, तो इसलिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0 लिख देना है, तो ये जगह 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। क्या किया स्क्वायर किए। अब स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बाबू। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जगह 0 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 है ना। अब यहाँ क्या घट रहा है तो प्लस का 2 घट रहा है, तो प्लस 2 सभी में ऐड कर देते हैं। जब 2 ऐड करेंगे बाबू तो क्या बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो गया। अब देखो बाबू इसका वैल्यू ये पूछ रहा है हमसे, है ना, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 प्लस का 2 साइन, यही ना डिटरमिनेंट हमसे बोल रहा है बाबू, देखो डिटरमिनेंट बोल रहा है, तो डिटरमिनेंट का तो वैल्यू यही आ रखा है, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, तो इसका वैल्यू जो निकल गया है वो निकल गया मेरा ये कि ये जो वैल्यू है सो आपका 2 से 4 के बीच में होगा, है ना, 2 से 4 के बीच में, और 2 4 दोनों इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों वैल्यू इंक्लूड होगा। 2 4 कहाँ दिखा रहा है, देखिए यहाँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है बिलोंग्स करेगा 2 से 4 क्लोज इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल का साइन भी है तो 2 4 इंक्लूड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 देन के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ के बोल रहा है बाबू, डिटरमिनेंट ऑफ के। अब देखिए के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डिटरमिनेंट है बाबू कि वो सारे रो और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अगर इसको बाहर निकालते हैं बाबू के को, तो के को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसका पावरवा में क्या रहता है कि जितना इसका ऑर्डरवा है, ऑर्डरवा है कितना 2, तो इसका पावरवा में 2 आएगा, इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये होता है कि आप उसको अगर गुना कर रहे हैं तो सारा एलिमेंट से गुना होगा, अगर निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक ही, मतलब अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो सारा एलिमेंट में गुना होगा मैट्रिक्स में, लेकिन निकालेंगे तो एक ही 3 बाहर निकलेगा। लेकिन डिटरमिनेंटों के समय में ऐसा नहीं होता, गुना कर रहे हैं तो सारा तो गुना होगा है, लेकिन जब सारा गुना नहीं होगा, अगर गुना करें तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से गुना होगा। यहाँ क्या बोल रहा के है, मतलब के एक का मतलब क्या चाहिए कि एक के सारे एलिमेंट में से गुना है एक के, तो जब सारे एलिमेंट से गुना बाबू तो अगर किसी रो या किसी कॉलम से बाहर निकालेगा तो एक ही के बाहर निकलेगा। तो 2 रो है तो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए इसका मतलब इसके मिला जुला के कोई से भी कांस्टेंट को अगर बाहर निकालते हैं डिटरमिनेंट के बाबू तो इसके पावर में इसका ऑर्डरवा आता है। इसका ऑर्डरवा है कितना 2, तो 2 आ गया। अब के के पावर 2 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए, किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इतना दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ 1 जो से इतना दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका शकल और इसका शकल मैच कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ घट क्या रहा है, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा काम बन जाता है ना, x से मल्टीप्लाई करते तो काम बन जाता है। अब देखिए बाबू डिटरमिनेंट ऑफ ए में छेड़छाड़ कर रहे हैं हम,
इसका शकल जो है इसके शकलों से मैच कराने की कोशिश कर रहा है। आप बोलिए काहे मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑप्शनों में 4 को रिलेशन दिया बाबू, यह सब दोनों के बीच में दिया है, इसलिए इसका शकल इसके जैसा मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन में चारों जो ऑप्शन है सब दोनों के बीच का रिलेशन ही दिया है। अब देखो बाबू हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? C1 में। C1 जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो डिटर्मिनेंट के केस में याद रखिएगा उससे डिवाइड भी करना पड़ता है ना। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका x के पावर 3 और ये हो जाएगा आपका xyz, है ना। ये x से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ा। उसी तरह हम by से मल्टीप्लाई करते हैं C2 को तो y से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो y से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? by स्क्वायर, ये हो जाएगा y के पावर 3 और ये हो जाएगा आपका xyz, है ना। और उसी तरह हम z से डिवाइड करेंगे बाबू तो z से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो z से डिवाइड किए तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cz स्क्वायर, z के पावर 3 और ये हो जाएगा आपका xyz। यहाँ तक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए xyz ये R3 में जो बाबू ये सारे एलिमेंट में xyz है तो क्या करता है xyz जो सब कॉमन कर लेते हैं। xyz जब हम कॉमन करेंगे बाबू यहाँ से तो यहाँ बचेगा क्या? 1 1 1 और xyz हम जो है सो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ लिख देते हैं xyz, x y और z, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बाबू इसका शकल जैसा मैच कर गया, बस अब आने करना है क्योंकि ax स्क्वायर x क्यूब हो गया और ये आपका 1 हो गया, by स्क्वायर x y क्यूब 1 हो गया, cz स्क्वायर z क्यूब और 1 हो गया। देखिए इसमें दिक्कत क्या कर रहा है? सो देखिए अगर इसका हम क्या निकाल दे, ट्रांसपोज कर दे बाबू तो इसी के इक्वल हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोजवा करेंगे बच्चों लोग तो किसके इक्वल होगा? देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका by स्क्वायर और फिर हो जाएगा cz स्क्वायर। उसी तरह यहाँ हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब और ये हो जाएगा z क्यूब, ये हो जाएगा 1 1 1। अब बताओ बाबू आप लोग को हम क्या बताए थे? क्या ये बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो क्या शायद कुछ चेंज होता है, कुछ रत्ती भर का चेंज नहीं होता है। मतलब अगर आप इसका वैल्यू निकालते गुरुजी तो अगर एक्स वाई जेड आता तो 100% है कि अगर इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो एक्स वाई जेड ही आएगा। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो इक्वल होता है कि उस डिटर्मिनेंट को पहले ट्रांसपोज कर दीजिए उसके बाद उसका वैल्यू निकालिए। मतलब इस सब दोनों में कोई रत्ती भर का चेंज नहीं होगा। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया? इससे फायदा ये हो गया कि देखिए सब मैच गया, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1 सब मैच कर गया। मतलब डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। अब किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बाबू माइनस, मतलब इसको अगर इस साइड भेजेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ जो है ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब इसमें एक प्रॉपर्टी सिर्फ याद होना चाहिए था आप लोग को, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना दे रखा है इतना, देन द सिस्टम है। जब कौन सा सिस्टम मतलब ऑप्शन होगा, इसका 2 सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल या 1 ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आप देखिए बाबू ये क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग HW में रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ सही होगा। समझ में आया? तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे डिटर्मिनेंट से बाबू वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? तो नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग बात करेंगे इसके बड़ा क्वेश्चन को, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। MCQ क्वेश्चन जितना भी एक्सपेक्टेड था बाबू वो सारा डिस्कस कर दिए। हाँ हालांकि नंबर में चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का वेरायटी रहेगा क्वेश्चन का, है ना। तो नेक्स्ट डे बात करेंगे हम लोग इसके बड़े क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।